नमस्कार दोस्तों, मैं इसके मिसाल सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विजय। उसी के आगे हम पढ़ेंगे द्वैध शासन। यह टॉपिक मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह कहा जाता है कि भारत विजय का मार्गशस्त्र बंगाल विजय से होता है, या यूँ कहूँ कि भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बंगाल विजय से रखी जाती है। तो इसी के संदर्भ में आइए हम बात करते हैं। दोस्तों, सन 1700 में अलीवर्दी खान नामक एक व्यक्ति को औरंगजेब के द्वारा बंगाल का दीवान बनाया जाता है। लेकिन यह व्यक्ति का अधिकारियों में इतनी मजबूत पकड़ रहती है, या इसका दबदबा इतना अधिक रहता है, कहने तो दीवान रहता है, कहीं न कहीं सूबेदार के पद पर कार्य करता रहता है। और सन 1717 में इसने अपने आप को ऑफिशियल या औपचारिक तौर पर दीवान सूबेदार घोषित कर दिया। और इसी के बाद यहाँ का सूबेदार बनता है इसका दामाद अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान 1746 लेके 1756 तक का शासनकाल रहता है। और अलीवर्दी खान के बाद सिंहासन पर बैठता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से ही कहानी हमारी स्टार्ट होती है, क्योंकि 1755 और 56 के बाद ही लगभग कर्नाटक द्वितीय युद्ध के बाद जो कि 49 लेके 54 तक होता है, उसी के बाद अंग्रेज़ों का जो मूवमेंट होती है वो बंगाल को लेकर के बढ़ जाती है। बंगाल को जीतने का जो जज्बा होता है उनका बढ़ जाता है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब वो विजय होते हैं तो उनका उत्साह बहुत अधिक बढ़ा रहता है, और वह किसी भी क्षेत्र को जीतने का चांस या मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस बात को मैंने आपको कर्नाटक युद्ध के दौरान भी बताया था। इसी को संदर्भ में बात करते हैं तो बंगाल विजय के लिए दो लड़ाइयाँ होती हैं। बंगाल विजय दो लड़ाइयों में लड़ी जाती है। पहला होता है प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में होता है। और दूसरा होता है बक्सर का युद्ध, जो कि 21 अक्टूबर 1764 में होता है। और इसी के बाद आता है यहाँ पे द्वैध शासन, जो कि चलता है 1765 से लेके 72 तक। यानी कि भारत विजय बंगाल विजय के 3 स्टेप देखा जाता है। पहला होता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 से तक। दूसरा होता है बक्सर का युद्ध 21 अक्टूबर 1764 होता है। फिर तीसरे के बाद एक शासनकाल आता है जिसमें न राजा का शासन रहता है, न कंपनी का शासन रहता है। वैसे कहा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप पर कंपनी का ही शासन रहता है, जिसे नाम दिया गया है द्वैध शासन। और अंत में इसे समाप्त कर दिया जाता है वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में। इसी 3 टॉपिकों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है बंगाल विजय। बंगाल विजय में प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध दोस्तों सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य होता है। अंग्रेजों की तरफ से थे पलायू और उधर से थे सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के मध्य युद्ध का कारण क्यों था? तो सबसे पहला जो कारण होता है वो था एक 1717 का फरमान। 1717 का फरमान क्या था? उसमें फर्रुखसियर एक शासक हुआ करता था मुगल का, और उसने यह कहा था कि यदि आप 10,000 रुपये दे देते हैं केंद्र में, यानी कि फर्रुखसियर के पास या मुगल शासक के पास दिल्ली में आप 10,000 रुपये जमा कर देते हैं, तो उसके बाद कंपनी कर मुक्त व्यापार बंगाल में कर सकती थी। अब इसमें विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? कहने को तो यह था कि कंपनी जो होगी कर मुक्त व्यापार करेगी। तो इससे क्या था? नंबर 1 पॉइंट हम डोनेट करेंगे। तो पहला पॉइंट था कि बंगाल का जो सूबेदार हुआ करता था उसे राजस्व में कमी होती थी, नंबर 1। नंबर दूसरा ये था कि छूट तो या जो कर मुक्त व्यापार करने का आदेश था वह कंपनी को दिया गया था, किंतु कंपनी के व्यापार के आड़ में जो है वहाँ के जो कर्मचारी थे या जो अधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार भी कर मुक्त करते थे या बिना कर दिए हुए करना चाहते थे यहाँ पे बंगाल में। और इसी के संदर्भ में लेकर के दोनों में हमेशा तनाव बना रहता था। तो कहीं न कहीं हमारे युद्ध का पहला कारण बनता है 1717 का फरमान। फिर दूसरा कारण क्या होता है दोस्तों? जो इनकी फैक्ट्री रहती है कलकत्ता में, वहाँ पे सिराजुद्दौला का आदेश रहता है कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अंग्रेज इस आदेश की अवहेलना करते हुए भी किलेबंदी कर लेते हैं। और फिर क्या करता है
क्रोध वश या परिणाम स्वरूप हम कहें सिराजुद्दौला जाता है, वहाँ की फैक्ट्री पर आक्रमण करता है और कलकत्ता को अपने कब्जे में ले लेता है। तत्पश्चात जो वहाँ के शासक या कर्मचारी रहते हैं अंग्रेजों के, उन्हें भारत से भागना पड़ता है और वो लोग जाकर के फुल्टा द्वीप में स्थान लेते हैं। तो दूसरा बड़ा कारण क्या हो गया हमारा, कलकत्ता पर कब्जा। तीसरा एक घटना थी जिसे हॉलवेल की घटना कही जाती है और जिसका प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि कलकत्ता के कब्जा के दौरान या कलकत्ते पर नियंत्रण के दौरान सिराजुद्दौला ने जिन अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार किया था उन्हें एक ऐसी छोटी सी काल कोठरी में बंद करके रखा था जहां पे उनकी दम घुटने के लिए हत्या हो गई, दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई थी या मर गए थे वो। तो कहीं ना कहीं अप्रामाणिक रहा है, सत्य तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन तात्कालिक तौर पर यह आग में घी के रूप में कार्य करता है। इसे क्या कहा जाता है, हॉलवेल की घटना। इसके बाद जो कारण रहता है, घर का भेदी लंका ढाई, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक कहावत लागू होती है और जिसके कुछ अधिकारी थे, जिसमें आपने कुछ का नाम जानते भी होंगे, जैसे एक मीर जाफर, बहुत प्रसिद्ध नाम है, अमीचंद, खादिम खान और मानिक चंद। ये इतने अधिकारी रहते हैं जो जाके अंग्रेजों से मिल जाते हैं और कहते हैं आइए आप बंगाल पर आक्रमण करिए और हम जो है नवाब का साथ न दे करके बल्कि आपके साथ होकर के युद्ध लड़ेंगे। इससे क्या होता है, क्लाइव देखता है कि कहीं न कहीं युद्ध की पूरी भूमिका बन चुकी है और जीत जो है अंग्रेजों के पल्ले में आ चुकी है। इस युद्ध का नेतृत्व करता है क्लाइव। क्लाइव नेतृत्व करता है और वह आक्रमण करता है और मीर जाफर इसमें गद्दारी करता है। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है। इसने आधी सेना को युद्ध में लड़ने के लिए उतरने ही नहीं दिया, जबकि सिर्फ आधी सेना लड़ी और आधी सेना जो कि भारतीय सेना थी, जो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं थी, अनुशासित नहीं थी, और उनके सामने थी एक अंग्रेजों की सेना जो आधुनिक शस्त्रों से लैस थी, एक अनुशासित सेना थी और कहीं के आधे सेना से ज़्यादा थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज जीत गए। अब अंग्रेज जीतने के बाद क्या करते हैं, चाहते तो वो खुद शासन कर सकते थे, पर उन्हें कुछ बातों का डर था जिसकी वजह से वो खुद शासन नहीं करते हैं और उन बातों की चर्चा हम करेंगे आपसे, इसमें द्वैध शासन के अंतर्गत करेंगे। इसके पश्चात हुआ क्या, जब जीत गए तो फिर वो 1757 में मीर जाफर को शासक बनाते हैं और इन्हें जो होती है 24 परगना की जमींदारी, उपहार व कुछ जो होता है कहा जाए तो कब्जे के रूप में या लूटपाट के रूप में इन्हें आर्थिक लाभ होता है। इसे आप परिणाम के रूप में भी देख सकते हैं। जब कहीं परिणाम की चर्चा आए कि प्लासी के युद्ध का क्या परिणाम निकला, तो इसमें आप कह सकते हैं कि आर्थिक परिणामों में देखा जाए तो उन्हें अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी मिली, उपहार मिले और लूटपाट करके उन्होंने काफ़ी धन को अर्जित किया। दूसरी बात क्या होती है, राजनीतिक लाभ देखें या राजनीतिक परिणाम क्या निकलता है, तो पश्चिमी भारत में अंग्रेज जो है एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनका उदय हो जाता है, यानी कि वो राजनीतिक सत्ता के रूप में उदय आ जाते हैं और वो इन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हैं। सन 1758 में होने वाले युद्ध कर्नाटक के तृतीय युद्ध में करते हैं और बंगाल के संसाधन के महत्व से ही या सहायता से ही वह कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी जीत लेते हैं, जो किसके लिए रहता है, अमेरिका के उत्तराधिकार को लेकर के रहता है। उसके चर्चा हमने पिछले क्लास में ही कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 को हुआ। किसके मध्य हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ। सिराजुद्दौला क्यों हार गया, क्योंकि उसके पास आधुनिक प्रशिक्षित सेना नहीं थी, उसके खुद के अधिकारी जो है गद्दार थे या मिले हुए निकल गए। और अंग्रेज क्यों जीत गए, तो उनका भी यही प्लस पॉइंट रहा क्योंकि उनके पास उनके मिले हुए अधिकारी
प्रशिक्षित सेना कुशल नेतृत्व रहा। और हमने प्लासी युद्ध का परिणाम भी देख लिया। क्या परिणाम निकला? 24 परगने की उन्हें जमींदारी मिल जाती है, उपहार मिलता है, लूटपाट से धन अर्जित करते हैं, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनका उदय हो जाता है। फिर इसी के बाद क्या होता है, एक घटना होती है 1760 में मीर जाफर को गद्दी से हटा करके इसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और मीर कासिम जब गद्दी पर बैठता है तो उसने अंग्रेजों को उपहार स्वरूप वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर, तीनों को याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की जमींदारी अंग्रेजों को कब मिली? तो यह 1760 में मिलती है उपहार स्वरूप। कब? जब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को शासक बनाया जाता है। और मीर कासिम के शासन से प्रारंभ से ही बक्सर के युद्ध की नींव पड़ती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बक्सर के युद्ध की तरफ और देखेंगे कि मीर कासिम क्यों युद्ध का कारण बना और युद्ध किस प्रकार हुआ। देखिए दोस्तों, जो युद्ध का कारण रहा मीर कासिम का, वो सबसे बड़ा रहा, वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना चाहता था। जबकि अंग्रेजों ने उसे क्यों बैठाया था? कठपुतली के रूप में। वो चाहते थे कि शासन तो, चेहरा तो इसका हो पर शासन मेरा हो। जबकि वहीं पर जो मीर कासिम था वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना चाहता था और उसने कुछ ऐसे कार्य किया जिसकी वजह से बक्सर के युद्ध का नींव पड़ी। तो आइए इसी में देखते हैं बक्सर का युद्ध जो 21 अक्टूबर 1764 में होता है। ये किसके मध्य होता है? यह हेक्टर मुनरो रहते हैं, मीर कासिम रहते हैं और शुजाउद्दौला अवध के नवाब और आलमगीर द्वितीय जो रहते हैं मुगल शासक रहते हैं उस टाइम पे, उनके मध्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कारण क्या रहा। तो पहला जो कारण था कि मीर कासिम एक संप्रभु शासक बनना चाहता था, वह अंग्रेजों की कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता था। दूसरा कारण क्या हुआ सबसे बड़ा, इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई जो अंग्रेज मना कर रहे थे और मुंगेर में ही बंदूक बनाने का कारखाना लगाया। तीसरा कारण क्या रहा, 1717 का फरमान का विवाद अभी तक जारी था। अभी भी जारी रहा। फिर होता क्या है, 1763 के अंत में या 1764 के प्रारंभ के बीच में ही इसको पुनः कुर्सी से हटा दिया जाता है, इसे पदच्युत कर दिया जाता है और पुनः एक बार मीर जाफर को शासक बना दिया जाता है। मीर जाफर को शासक बना दिया जाता है और मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया जाता है। मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया जाता है तो ये आता है बिहार। आप लोग अक्सर जानते होंगे ज़्यादातर कि बक्सर जो है वो बिहार का ही क्षेत्र है। तो बिहार आता है और वहाँ पे वह 3 राजाओं के एक गुट बनाता है। कौन कौन से राजा रहते हैं जिसमें कहता है मीर कासिम स्वयं, दूसरे आते हैं शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब रहते हैं और तीसरे आते हैं आलमगीर द्वितीय। इन 3 राजाओं ने गुटबंदी बनाई और अंग्रेजों पर आक्रमण करने का प्रयास किया और इन तीनों राजाओं ने मिलकर जो युद्ध किया वो युद्ध कहाँ हुआ? बक्सर में हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 1764 में होता है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन युद्ध कर रहा था? ये भी क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। हेक्टर मुनरो शासन कर रहा था और इस युद्ध का भी परिणाम वही निकलता है जो बंगाल युद्ध का प्लासी युद्ध का निकलता है। अंग्रेजों की विजय हो जाती है और यह तीनों शासक सामूहिक रूप से हार जाते हैं।
और इसी के बाद सन 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जो किसके नेतृत्व में होती है, इसको याद रखिएगा, क्लाइव के नेतृत्व में होती है। और यह किसके किसके मध्य होती है, यह अंग्रेज मीर कासिम, शुजाउद्दौला और आलमगीर द्वितीय तीनों के साथ होती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि मीर कासिम के साथ क्या संधि की जाती है, तो मीर कासिम के ऊपर पहली बार तो जुर्माना लगाया जाता है, सेना में कटौती, और यहाँ पर सूबेदार, नायब सूबेदार की सहायता से शासन। नायब सूबेदार की सहायता से शासन क्या है, इसको मैं आपको विस्तृत रूप में समझाऊंगा द्वैध शासन में, आप उसके लिए परेशान न होइए। यह इनके साथ संधि की जाती है, इलाहाबाद की संधि। और शुजाउद्दौला के साथ क्या किया जाता है, जो कि अवध के नवाब रहते हैं, इन पे क्या होता है, पहली बात तो 50 लाख का जुर्माना, 50 लाख का जुर्माना लगाया जाता है और इनसे इलाहाबाद व दौरा का क्षेत्र ले लिया जाता है और इनके ऊपर एक सहायक संधि के रूप में, जिसको आप सहायक संधि ही कह सकते हैं, सहायक संधि लगाई जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि इनके ही खर्चे पे, यानी अवध के नवाब के ही खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी, जो ब्रिटिश की जो अवध की रक्षा करेगी जब कोई अन्य आक्रमण होगा। और इसके साथ कुछ और शर्तें लगाई जाती हैं, जैसे कि अवध से एक उपजाऊ वाला क्षेत्र लिया जाता है, जमींदारी का क्षेत्र लिया जाता है, जिससे वहाँ पर टैक्स वसूलेंगे, और कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति को नहीं रखेंगे। सहायक संधियों की सारी शर्तें लगाई जाती हैं। आगे कुछ ही देरों में हमारे पास आने वाला 2-3 टॉपिक के बाद सहायक संधि, वो सारी संधियों के टर्म यहाँ पर अप्लाई कर दिए जाएंगे, जिसका आप समझ लीजिएगा उस टाइम पे। फिर आते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय साथ क्या कहा जाता है, इन्हें पहले ही लगाया जाता है, इनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाएगा, वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। इन्हें इलाहाबाद और दौरा का क्षेत्र दिया जाएगा, जो लिया गया था कहाँ से, अवध के नवाब से लिया गया था, इनको दे दिया गया। और इनसे बंगाल, बिहार व उड़ीसा का दीवानी क्षेत्र ले लिया जाता है, दीवानी अधिकार कंपनी को मिला। ये इन तीनों को अपने हार की कीमत चुकानी पड़े। मीर कासिम या कहूँ बंगाल के साथ क्या समझौता होता है, तो बंगाल के साथ समझौता यह होता है कि जुर्माना दिया जाता है, इसकी सेना कटौती की जाती है और नायब सूबेदार की सहायता से द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी जाती है। शुजाउद्दौला या अवध के साथ क्या होता है, तो इनके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, इनसे इलाहाबाद दौरा का क्षेत्र ले लिया जाता है तथा इनसे सहायक संधि पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया जाता है। तीसरे आते हैं आलमगीर द्वितीय, जो एक मुगल शासक थे और यहाँ पर मीर कासिम की सहायता कर रहे थे। उनको यहाँ इनके पद से विरोचित कर करके 26 लाख वार्षिक पेंशन के साथ भेज दिया जाता है पेंशन पर। इनको इलाहाबाद दौरा का क्षेत्र रहने के लिए दे दिया जाता है और इनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 बड़े राज्यों की दीवानी अधिकार ले लिया जाता है। अब आप देख सकते होंगे, पहले अभी तक इन्होंने कहाँ पहले था, 24 परगने की पाया था, फिर मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान की जमींदारी पाई, और अब यहाँ पर इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 राज्यों का दीवानी अधिकार ले लिया। अब आप समझ सकते हैं कि 1765 में आते आते कंपनी की स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी थी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में। तो इस प्रकार हमने देखा कि बक्सर का युद्ध रहा और इसी के पश्चात एक छोटा सा भाग आता है इसमें, द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या है, क्यों लागू किया गया, उसका परिणाम क्या निकला और किसने लागू किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
दोस्तों जब 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया, तब वो चाहते तो अपना स्वयं प्रत्यक्ष शासन वहाँ पर स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आखिर इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा जो उन्होंने अपना प्रत्यक्ष शासन नहीं स्थापित किया। तो द्वैध शासन होता क्या है? जैसे कि शब्द से आप समझ पा रहे होंगे, द्वैध शासन मतलब दो शासन। दो शासन क्या? दो शासन कहने का मतलब यह था कि कंपनी और नवाब दोनों एक साथ शासन करेंगे। अब दो लोग एक साथ शासन कैसे करेंगे? तो जो नवाब थे उनके पास निजामत के हक थे। निजामत के हक मतलब शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली, करों का निर्धारण, ये सब। और जो सूबेदार था, नायब सूबेदार, उसके पास फौजदारी अधिकार थे। मतलब कि किसी को दंड देना, सेनाओं पर नियंत्रण करना, राज्यों पर आक्रमण करना, राज्य की सुरक्षा करना, कर को वसूलने तक का कार्य किसके पास था? कंपनी के पास था। इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। नवाब के पास निजामत के हक थे यानी प्रशासनिक अधिकार थे, जबकि नायब सूबेदार के पास फौजदारी अधिकार हुआ करते थे, जो कि यह कंपनी का एक आदमी हुआ करता था जिसका चुनाव कंपनी के द्वारा ही किया जाता था। और निजामत में भी यह शर्त रखी गई थी कि निजामत के बड़े फैसले लेने के वक्त नवाब को जो होगा वो नायब सूबेदार से सलाह करना होगा और वह उसके आज्ञा के विरुद्ध अपने आदेश को नहीं सुना सकता। मतलब कहीं न कहा जाए तो सिर्फ नवाब को एक चेहरा बना के रखा जाए गया और अप्रत्यक्ष रूप से शासन कंपनी का ही स्थापित हो गया 1765 में। अब ऐसा किया क्यों गया गया? तो शासन की आखिर जरूरत क्यों थी? तो पहली बात, इनके पास प्रत्यक्ष शासन का कोई, कंपनी के पास प्रत्यक्ष शासन का कोई अनुभव नहीं था। पहला क्या कारण हुआ? अनुभव का न होना। फिर इन्हें डर था कि यदि हम बाहरी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, यदि हम भारतीय राजा को हटाकर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित करें तो कहीं जनता का विद्रोह न हो जाए। और इसी प्रकार इनका डर था कि कहीं आसपास के सभी शासक मिलकर हम पर आक्रमण न कर दें, यह शासकों का विद्रोह न हो जाए। शासकों का विद्रोह का डर। और चौथा था इनको कंपनी व सरकार। सरकार से अर्थ है ब्रिटेन या ब्रिटिश में बैठी हुई वहां की सरकार के संबंधों को परिभाषित करना। संबंधों को परिभाषित करना। तो कंपनी और सरकार के संबंधों को परिभाषित करना क्या था? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ से जो है इन्होंने क्या किया था? व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया था, ना कि प्रशासनिक अधिकार प्राप्त किए थे। तो इन्हें डर था कि अगर हम यहाँ पे प्रशासनिक अधिकार करेंगे या प्रशासनिक हस्तक्षेप करेंगे या प्रशासन पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार हमसे नाराज हो सकती है और वहाँ पर हमारी कंपनी के कार्यों पर निषेध हो सकता है। हमारे वहाँ पे जो यहाँ से सामान वहाँ पे आयात हो रहे हैं उन पर रोक लग सकती है या हमको ही हटाया जा सकता है। इस डर से क्लाइव जो है एक चतुर बुद्धि का व्यक्ति था और उसने खेला और द्वैध शासन को लागू कर दिया। और द्वैध शासन को हटाया किसने? सन 1772 में एक वॉरेन हेस्टिंग नामक एक अधिकारी आते हैं जो 1772 से लेके 1772 से लेके 85 तक रहते हैं। एक गवर्नर आते हैं और इन्होंने ही हटा दिया। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि बंगाल विजय, और बंगाल विजय में हमने क्या देखा? प्लासी का युद्ध देखा, बक्सर का युद्ध देखा और द्वैध शासन देखा। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, बंगाल को ठीक उसी प्रकार समझिए कि कामधेनु गाय अंग्रेजों के हाथ लग जाना या एक खजाने की पोटली अंग्रेजों के हाथ लग जाना। उन्हें जब भी किसी चीज़ की जरूरत होती थी वो बंगाल में हाथ डालते थे और निकाल लेते थे और पा जाते थे। कर्नाटक का विजय वो यहीं से सुनिश्चित करते हैं। फिर आप आगे देखेंगे अवध को भी उन्होंने यहीं से जीता। फिर उसके बाद मैसूर की लड़ाई भी वो बंगाल से ही रहकर लड़ेंगे। मराठों को वो बंगाल से ही रहकर हराएंगे। तो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत में जो कब्जा करते हैं वो अपने आप को बंगाल का बेस बना के रखते हैं। बंगाल को बेस क्यों बनाए रखते हैं? क्योंकि बंगाल से पोर्ट की सुविधा उपलब्ध थी। बंगाल की खाड़ी से होते हुए वो डायरेक्ट
ब्रिटेन जा सकते थे, या अन्य देश आए जैसे पश्चिमी एशिया जो है वहाँ पे जा सकते, सॉरी दक्षिणी एशिया वहाँ पे जा सकते थे, जैसे फुल्टा द्वीप में उन्हें स्थान लेने के लिए स्थान मिली। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बंगाल एक महत्वपूर्ण स्थान था, और हमने आज बंगाल विजय जैसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग बंगाल विजय के बाद मैसूर विजय की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके पश्चात मराठों का विजय, हैदर अली का विजय, या सॉरी निजाम का विजय, फिर उसके पश्चात हम अफगान और सिंध विजय को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।